नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात करते हैं नई गाइडलाइन की। स्वतंत्रता दिवस से समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है। आम लोगों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में निमंत्रण नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रण नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। गांधी मैदान के अलावा महादलित टोले में होगा झंडोत्तोलन। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे और ना ही किसी आम नागरिक को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, ना ही किसी खास स्वतंत्रता सेनानी को बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण है। गांधी मैदान के अलावा बताया जा रहा है कि महादलित टोले में झंडोत्तोलन होगा। बात अररिया की करते हैं। अररिया के शहरी इलाके में परमान नदी से कटाव तेज हो गया है। लिहाजा शहर के वार्ड नंबर 11 और 12 के लोग अपने मकान और शौचालय को तोड़ रहे हैं। डीएम के आदेश के बाद भी अब तक कटाव निरोधक कार्य शुरू नहीं हो पाया। नदी के कटाव की जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सतीश कुमार। अररिया शहर में परमान नदी अपना रौद्र रूप दिखलाना शुरू कर दिया है। तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहर के अररिया शहर का यह इलाका है और परमान नदी जो है शहरी इलाकों में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कटाव तेज़ है। हम बतला दें कि अभी हम वार्ड नंबर 11 और 12 के इलाके में हैं। खरैया बस्ती कहा जाता है इसे। और यहाँ पर देखिए, पीसीसी सड़क जो थी वो परमान नदी में समा गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गई है। और यहाँ पर हज़ारों की जो आबादी है वो धीरे धीरे बेघर होती नज़र आ रही है। हम बतला दें कि नदी के बीचों बीच कभी 100 से 150 घर हुआ करता था और अभी जो है वहाँ से उस गांव के बीचों बीच जो है परमान नदी बह रही है। लोग अपने घर और मकान को जो है तोड़ने में लगे हैं। बतला दें कि यहाँ पर एक शौचालय हुआ करता था और देखिए किस तरीके से कटान की वजह से जो ग्रामीण है वो इसे तोड़ने को मजबूर है। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान, क्यों तोड़ रहे हैं? नदी की वजह से। नदी कट रहा है, घर कट गया। हाँ, इसलिए घर लेके चले गए। ये बाथरूम बचा लास्ट में, उसको भी तोड़ रहे हैं। बाथरूम भी तोड़। ऐसा ये बताइए कि ये नदी इधर कब से आई? कितना घर जो है डूब गया यहाँ? यहाँ से 2500 साल की नदी बहुतों घर काटा, घर बना दिया। कहीं कहीं कोई ब्याह सगाज में कोई अपना खरीद गया, कोई कहीं सब रिच्छित हो गया। कोई कितना परिवार बेघर हुआ होगा? घर बहुतों परिवार हो गया, कम से कम हजारों परिवार हो गया। अच्छा, बेघर। अच्छा, हाँ, यही तहीं घर बना लिया, जिसको जहाँ मौका लगा। कोई ब्याह सगाज में, कोई यहाँ कोई वहाँ, सब बना कर अपना रह रहा है। नदी बह रही है अभी। हाँ। यहाँ पर पहले घर हुआ करता था। हाँ, पहले घर यहाँ था। कितना घर था यहाँ? अब यहाँ तो कहीं 100 घर था, मगर अभी अंतिम में आखिर में आकर हमारे घर मोहम्मद साहब घर में नदी कट गया अभी, जो कि हम अभी बेघर होकर के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ईसा। सबसे बड़ी बात है कि आज से 5 साल पूर्व का जो नदी का जो कटाव हो बहुत विपरीत स्थिति में हो गया है। नदी 1 किलोमीटर दूरी में था। 1 किलोमीटर दूरी 3 साल के अंदर में लगभग गांव के अधीन में सट गया है। हम लोग अपने स्तर से माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को पूर्व में भी 2019 को भी दिया, 2020 को भी दिया। किसी तरह का वो लोग आते थे और देख के चले जाते थे। अररिया नगर परिषद क्षेत्र का यह वार्ड नंबर 11 और 12 है, जहां पर परमान नदी अपना रौद्र रूप दिखला रही है। लगातार जो कई कच्चे मकान हैं उसको लीलते जा रही है। कई मकान जो हैं इस नदी में समा गए हैं। अब डीएम बीते 2 दिन पूर्व जो है हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फ्लड कंट्रोल और जल निस्सरण विभाग को जो है इसकी जिम्मेदारी दी है, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द जो कटाव निरोधक कार्य है उसको किया जा सके। तो लोगों में भी एक उम्मीद जगी है कि अब जाकर कहीं पर कटान जो है वो रुक सकेगा, लेकिन कब तक यह होता है यह देखना होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। इधर कटिहार में भीड़ ने एक बार फिर कानून का सरेआम मजाक उड़ाया। नगर थाना क्षेत्र के चालीसा हटिया में चोरी के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की।
बताया जा रहा है कि आरोपी युवक एक दुकान से नगद और तराजू की चोरी कर भाग रहा था और उसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी यह युवक कई साइकिलों को चुरा चुका है। हाथ पैर बांधकर पिटाई करने के बाद जब भीड़ का मन भर गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। में नींबू बेचता है खबर वैशाली से है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भगवानपुर स्थित एक लाइन होटल से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। शराब की खेप को ट्रक के अंदर एस्बेस्टस के बीच में छुपा कर रखा गया था। बरामद शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। शेखपुरा में कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में बेड नहीं रहने की बात कहकर मरीजों को रेफर कर दिया जाता था। दूसरी तरफ शेखपुरा सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड की क्या हालत है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। यहां खुले आसमान के नीचे दर्जनों बेड को कचरे की तरफ फेंक दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। कोरोना काल के दौरान शेखपुरा जिले में बेड की कमी की शिकायतें बराबर मिलता रहा है। नतीजा हुआ राज्य सरकार ने बेड का भी व्यवस्था किया, लेकिन शेखपुरा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का हम एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जहाँ बेड बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रह रहा है, सड़ रहा है, घास भी कई बेड पर उपज चुके हैं, कई फूल भी आप देखने को मिल रहा है। ये स्थिति है बेड का, रख रखाव की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि कल दिन जो मरीजों का इलाज होगा, बेड के अभाव में कितना मरीज को रेफर कर दिया गया, ये शेखपुरा की स्थिति रही है। और बेड का रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में मरीज का किस तरह से इलाज हो पाएगा ये समझना आसान होगा। जिला प्रशासन भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल उदासीन है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और देखिए, बेड्स की बदहाली पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का कहना है कि चूंकि ये कोरोना के बेड्स हैं इसलिए इसे कोई छूने को तैयार नहीं, लेकिन अब इसे जल्दी यहां से हटा दिया जाएगा। और हर एक पीएचसी वाला अभी कोरोना में कोई उठाया नहीं, कि कोरोना वाला बेड, इसलिए कोई उठाया नहीं। अम्बेडकर से सब यहाँ आ गए। फिर तो खराब हो जा सकता है, इस तरह रखा रहेगा, इस तरह से खुले थीम में रखेगा तो नहीं। इधर अब हो गया है, बातचीत हुआ है, इसको अब कहे कि हम अपने लेवल से इसको एक आध सप्ताह के अंदर सब कुछ जगह पर भेजवा देंगे और रख देंगे। खबर नवादा से है, जहां मिट्टी के खदान में दबकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना गोबरैया पावापुरी गांव की है। बताया जा रहा है कि महिलाएं मिट्टी लाने के लिए गांव से बाहर गई थी। मिट्टी खोदने के दौरान खदान धंस गया और महिलाएं उसमें दब गई। खदान की मिट्टी को जब तक हटाया जाता तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों में लश्कर का एक पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल है। पुलवामा में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, मारा गया लश्कर का पाक कमांडर, मगर पाकिस्तान है कि मानता नहीं। भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान को किसी की चिंता नहीं है, ना ही अपने देश के नागरिकों की और ना ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन FATF की ओर से उसे ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जिन 3 आतंकियों को मार गिराया उसमें एक पाकिस्तानी था और वहीं के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर था। एजाज नाम का आतंकवादी उसको मार गिराया है एक एनकाउंटर में, जो पाकिस्तान का आतंकवादी है। तो इस तरह से अगर पाकिस्तान करता रहेगा तो निश्चित है कि आप ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे FATF के और आपको कोई भी फंडिंग किसी भी देश से नहीं मिलेगा। अगर आपको बचना है तो ये सारी बचकानी हरकतें बंद कर दीजिए और भारत के शरण में आइए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। जवाबी गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में 2 स्थानीय और 1 पाकिस्तानी है। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का पाक कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा मारा गया।
3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, एलटी का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। एक की शनाख्त हुआ है, शाहनवाज, ये संबोरा पुलवामा का है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों परिसीमन को लेकर काम चल रहा है। पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठन इसे लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं। यही वजह है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बनाए रखने की सिफारिश में लगे हैं। लेकिन यहाँ सुरक्षा बलों ने हर आतंकवादी के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में कोरोना की दूसरी लहर के गिरते ग्राफ और तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कोरोना पर हुई समीक्षा बैठक के जरिए पीएम ने पूरे देश को तीसरी लहर के आशंका के खिलाफ बड़ा मंत्र दिया। कोरोना के खतरे के बीच पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। ये बातचीत वैसे तो 8 मुख्यमंत्रियों से हुई, लेकिन इसमें संदेश पूरे देश के लिए छिपा था। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई साथ मिलकर लड़ने के लिए राज्य सरकारों की सराहना की, लेकिन टूरिस्ट प्लेस और बाजारों में भारी भीड़ उमड़ने पर गहरी चिंता भी जताई। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पीएम मोदी उन लोगों पर भी भड़के जो एंजॉयमेंट के नाम पर खुद के और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन लोगों को पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना बिन बुलाए किसी के पास नहीं आता है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। यहाँ पीएम मोदी ने कोरोना के बदलते रूप पर चिंता जाहिर की और इसे बड़ी चुनौती करार दिया, लेकिन इस चुनौती से पार पाने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क के साथ वैक्सीन के मंत्र को फिर से दोहराया। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा, और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। यहाँ पीएम ने राज्य सरकारों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर ज्यादा जोर देने को भी कहा। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। पीएम मोदी ने इस समीक्षा बैठक में राज्यों से कोरोना की रोकथाम के लिए माइक्रो लेवल पर बड़े पैमाने पर काम करने को कहा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। बता दें, मंगलवार को हुई इस बैठक में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। पूरी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने लोगों के बीच वैक्सीनेशन और इस महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने की बात पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रोहतास में कल 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के मामले में हत्या से पहले के झगड़े का एक वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग बुजुर्ग विजय सिंह और उसके बेटों से झगड़ रहे हैं। इस वीडियो में बुजुर्ग के हाथ में धारदार हथियार भी दिख रहा है। कल बुजुर्ग विजय सिंह और उनके 2 बेटों की हत्या कर दी गई थी। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो हत्या से कुछ देर पहले का है।
पलामू में फ्लोराइड से बड़ी संख्या में लोग विकलांग हो गए हैं। बच्चे हो या फिर जवान या फिर बुजुर्ग, सभी हड्डी की समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। ऑस्टियो आर्टिकुलर बीमारी होता है जिसमें हड्डी और जोड़ से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जिसमें जोड़ में सूजन हो जाता है, हाथ पैर में टेढ़ापन आता है, दर्द काफ़ी होता है, आप धीरे धीरे वो कमर से झुक जाते हैं। फ्लोराइड किस किस चापाकल में है, सभी चापाकल का जांच करा ले रहे हैं और तत्काल में देखते हैं कि जिस चापाकल में फ्लोराइड का मात्रा नहीं पाया जाता है उसको ग्रामवासियों को वहाँ पे इनोवेट करके कि आप इस चापाकल से पानी पिएंगे तो आप पे इस पे असर नहीं पड़ेगा, उससे अवगत करा देंगे। पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों ने सभी जल स्रोतों की जांच कराई, जिसमें सभी जल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा 3 से 4 ppm तक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे में ग्रामीण लगातार यहां आरओ प्लांट लगाने की मांग कर रहे हैं, मगर अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय कुमार भारती की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। 2 जिलों के एसपी को हटाया गया है। भोजपुर और औरंगाबाद के एसपी को हटा दिया गया है। दोनों को पुलिस मुख्यालय तलब किया गया है। बालू के अवैध खनन मामले में कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि बालू के अवैध खनन मामले पर इन पर कार्रवाई की गई है। ईओयू ने पूरे मामले की छानबीन की थी। भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे हटाए गए, जबकि औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका को भी हटा दिया गया है। इन दोनों को मुख्यालय तलब किया गया है और ये जानकारी मिल रही, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि बालू के अवैध खनन के मामले में इन पर कार्रवाई की गई है और ईओयू ने इस पूरे मामले की छानबीन की थी। भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका को हटाया गया है। संजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। संजय, क्या वाकई बालू खनन को लेकर इन पर कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अनूप, दरअसल पिछले दिनों ही रिपोर्ट आ गई थी और राज्य सरकार तक ये रिपोर्ट गई थी। उसके बाद ये बात तय था कि कई पुलिस पदाधिकारी जो है, सीनियर ऑफिसर जो आईपीएस लेवल के ऑफिसर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वही कार्रवाई हुई। दरअसल पिछले दिनों 3 थानाध्यक्ष समेत तकरीबन 2 दर्जन जो पुलिस अफसर थे, उनका विभिन्न जिलों से तबादला कर दिया गया था। इसमें पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, तमाम जो ऐसे जिले थे और इन सभी की संलिप्तता पाई गई थी और डीजी ने अपने लेवल पर ये एक्शन लिया था, इसके सिंगल ने। और उसी कड़ी में आज ये तीन प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो डेहरी ऑन सोन के एसडीओ हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, सुनील कुमार सिंह। इसके अलावा भोजपुर एसपी राकेश दुबे और सुधीर कुमार पोरिका जो बिहार एसटीएफ में पहले थे, उनका स्थानांतरण औरंगाबाद किया। इन सभी को हटा दिया गया। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले दिनों इनके खिलाफ जांच रिपोर्ट दी थी और उसी बेसिस पर, उसी के अगेंस्ट में आज ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जी संजय, क्या ये जानकारी मिल पाई कि किस तरह की संलिप्तता इनकी थी बालू खनन को लेकर? ये देखिए, बालू उत्खनन के मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी और ये कहा गया था, दरअसल जिस एजेंसी को दिया गया था बालू उत्खनन का ठेका, उसने उत्खनन का काम भी बंद कर दिया था। उसका ये आरोप था कि कई जिलों में जो पुलिस है उसे सुरक्षा नहीं दे रही है, लिहाजा जो बालू माफिया है वो जबरन बालू का उत्खनन कर रहे हैं। और इसके बाद जो खनन विभाग की सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर दिया था बिहार पुलिस मुख्यालय को इस पूरे मामले में एविडेंस के साथ और कहा था कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। डीजीपी एसके सिंघल ने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करवाई। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की मदद से यह जांच की गई थी और जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आया वह काफी चौंकाने वाला था। कई पुलिस पदाधिकारियों के नाम इसमें आए, उनकी संलिप्तता उजागर हुई एविडेंस के साथ और माना जा रहा है इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस वाले जो हैं ऐसे कामों में संलिप्त ना नजर आए। तो 2 जिलों के एसपी को बदल दिया गया है। बालू के अवैध उत्खनन को लेकर भोजपुर के एसपी जो राकेश कुमार दुबे को हटा दिया गया, जबकि वहीं औरंगाबाद के जो एसपी सुधीर कुमार पोरिका को भी हटा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय।